हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी साइंस की प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। 2 वीडियो करा चुका हूँ, 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। फ्रेंड, ये पार्ट नंबर 3 है जिसे हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के हैं, तो सभी से मिक्सअप क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल टीजीटी साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आपका एग्जाम लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग है, और लेटेस्ट जो सिलेबस आया है उस पे ही बेस्ड है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स है, दिस इज अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सकें। पूरा यूपीटीजीटी साइंस का सिलेबस कवर करा दिया है वीडियोस में, वो सब यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। फ्रेंड्स, नोट्स, प्रैक्टिस शीट और किसी भी तरह का पीडीएफ डाटा अगर आपको चाहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जाओ, सर्च बॉक्स में लिखो स्टेप अप क्लासेस 02, आपको मिल जाएगा ग्रुप। वहां से आप अपने कोई भी कंटेंट जो चाहिए वो आप बता भी सकते हैं, और ऑलरेडी उस पर पड़ा हुआ भी है। अपने डाउट भी शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका वो शेयर कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, आप चाहो तो सर्च से कर सकते हो स्टेप अप क्लास 02 लिख के, या फिर आप इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह प्रकाश जिसकी तीव्रता एक घूर्णनशील आदर्श पोलराइजर से देखने पर नहीं बदलती है वह होता है लाइट दैट शो नो चेंज इन इंटेंसिटी व्हेन व्यूड थ्रू अ रोटेटिंग आइडियल पोलराइजर इज। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये क्वेश्चन आया पोलराइजेशन की टॉपिक से, दैट इज पोलराइजेशन की जो हमारी टॉपिक है उससे आया है। ये टॉपिक मिलता है हमें वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। तो फ्रेंड, वेव ऑप्टिक्स से आया पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन होता क्या है इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन तो फिर सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए, पोलराइजेशन क्या होता है? एक्चुअली जो हमारी लाइट होती है, कोई भी नॉर्मल लाइट, वो एक अनपोलराइज लाइट है। अब इसका मतलब क्या है? जो इसके पार्टिकल होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। ओके, ऑल डायरेक्शन में इनकी वाइब्रेशन होती है। जब इस लाइट को किसी एक पोलराइजर से, जिसे हम पोलराइजिंग फिल्टर भी कह सकते हैं या फिर पोलराइजर भी कहते हैं, इसके थ्रू पास किया जाता है, तो ये लाइट के जो वाइब्रेशन होते हैं वो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, सिर्फ ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन में ये हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब ये छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि अनपोलराइज्ड लाइट आई, पोलराइजर से निकली, पोलराइजर ने क्या करा? ऑल जो दूसरी तरह के मोशन थे उनको हटा दिया, बाकी प्लेन को, और सिर्फ एक प्लेन में लाइट को, जो एक प्लेन के मोशन वाले पार्टिकल्स है उनको निकाल दिया। तो अब जो पार्टिकल है वो सिर्फ एक ही प्लेन में मोशन कर रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड पोलराइज लाइट। इसे हम क्या कहते हैं? पोलराइज लाइट। अब यहाँ से एक और चीज हमें याद रखनी है कि जो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है, वो जो लाइट हमारी आती है उसकी हाफ होती है, दैट इज हाफ हो जाती है। पोलराइजर से निकलते ही इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ओके, अब इसमें पोलराइजेशन के 2-3 टाइप होता है। एक तो होता है लीनियर। लीनियर का मतलब है कि जब जो पार्टिकल्स हैं सिंपल एक ही प्लेन में अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं, अप एंड डाउन लीनियर लाइन में मोशन कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर पोलराइज्ड लाइट, लीनियर पोलराइज्ड लाइट। दूसरी होती है सर्कुलर। अब सर्कुलर क्या होगा कि सर साइड डायरेक्शन में करेंगे? नहीं 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 नहीं, पार्टिकल तो एक ही डायरेक्शन में करेंगे, बस डायरेक्शन रोटेट होती रहेगी। इस तरह नहीं कि पार्टिकल हर एक रैंडम डायरेक्शन में करे, नहीं, डायरेक्शन एक ही है और वो रोटेट होती रहेगी इस तरह से, वो रोटेट होते हुए आगे प्रोपगेट करती रहेगी लाइट। तो दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट। तीसरी आती है इलिप्टिकल। अब जैसे सर्कुलर में कर रहे हैं, बस सर्कुलर में क्या होता है कि सारी तरफ जो रेडियस होती है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो बराबर होता है। एम्पलीट्यूड होगा तो मीडियम पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक की जो डिस्टेंस होती है वो एम्पलीट्यूड होता है। सर्कुलर में एम्पलीट्यूड इक्वल है हर एक डायरेक्शन में जो चलते हुए कर रही है, लेकिन इलिप्टिकल में क्या होता है? चेंज हो जाता है, एक डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड कम होता है, एक डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। सो दिस इज आल्सो इलिप्टिकल फॉर्म, मतलब चलेगी तो ये भी ऐसे, लेकिन इस बार सर्कुलर नहीं है, एम्पलीट्यूड दो डायरेक्शन में अलग अलग है। सो इट इज इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो कुल मिला के यहाँ मेन चीज होती है कि हमें ये पता लगना चाहिए कि अनपोलराइज्ड लाइट होती है, पोलराइजर से निकालते हैं वो पोलराइज्ड हो जाती है, जो पार्टिकल का मोशन होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, वाइब्रेशन जो होता है एक ही डायरेक्शन में होता है, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक समझ में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में ये कह रहा है दैट लाइट
that show no change in intensity when viewed through a rotating ideal polarizer is। ये कह रहा है लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। अब वो जो लाइट है वो कैसी है, अभी मैंने बताया अगर पोलराइज लाइट हो, चाहे तो लीनियर, चाहे सर्कुलर, चाहे इलिप्टिकल, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो अगर इंटेंसिटी में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोलराइजर से निकलने के बाद भी जो वो लाइट है वो कैसी है, वो कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, यहां सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कण का विस्थापन x बराबर 6 cos ओमेगा टी प्लस 8 sin ओमेगा टी मीटर है। एक कण का विस्थापन का समीकरण इन्होंने दिया, x इज इक्वल 6 cos ओमेगा टी प्लस 8 sin ओमेगा टी, ये इन्होंने दे दिया, इतने मीटर में विस्थापन है। इन्होंने कहा यह समीकरण एक सरल आवर्तनिक रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि एक सिंपल हार्मोनिक लाइन का, सिंपल हार्मोनिक लाइन की इक्वेशन है। अब आपको ये बताना है दैट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इस लाइन का एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखिए फ्रेंड, ये जो सिंपल हार्मोनिक लाइन का इक्वेशन है, इसको अगर हम एक तरह से अगर इसकी तुलना करें एक इक्वेशन x इज इक्वल ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी से, तब हमें पता है a की जो वैल्यू आती है 6 आती है और b की वैल्यू 8 आती है। अब ये दोनों चीज हैं क्या, ये हैं जो ये वेव चल रही है, हमें पता है ये दो पोजीशन में चल रही है, एक कॉस पे और एक साइन पे, यानी कि इसमें जो पाथ डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ ज्यादा पाथ डिफरेंस है, इसलिए जो एक वेव है वो कॉस के साथ चल रही है, एक साइन के साथ चल रही है। समझ गए? ओके तो यहां पर दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा, टोटल एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस पूरी लाइन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा a इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस लाइन का एम्पलीट्यूड होगा, या फिर हम कहें इस पूरी लाइन का जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पे चीजें समझते हैं, चीजें ये हैं कि जो इन्होंने इक्वेशन दिया है ये कंपाउंड इक्वेशन कहलाती है, और इस इक्वेशन में दो वेव्स हैं जो एक ही लाइन पे चल रही हैं, और साथ साथ उनके जो वाइब्रेशन है वो एक कॉस के साथ डिफर कर रहा है और एक साइन के साथ डिफर कर रहा है। ये एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं वेव ऑप्टिक्स में, और इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है दोनों का अलग अलग है, एक का ए है बी का और दूसरे का बी है। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ए इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, दैट विल बी अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, दैट विल बी 100, अंडर रूट 100 हो गया, और एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 10 मीटर। एम्पलीट्यूड की यूनिट भी मीटर होती है बिकॉज इट इज अ जस्ट लेंथ फ्रॉम मीन पोजीशन टू द मैक्सिमम पोजीशन। ओके सो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया सी। अभी यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, लेकिन कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं हो रही होंगी कि इस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं तो कैसे करें। देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है वो एक ही इक्वेशन में कंपाउंड इक्वेशन दी गई है, हो सकता है आपको दो इक्वेशन दी जाए, ये कहा जाए x1 जो है वो a1 cos ओमेगा टी है, और जो x2 है वो a2 cos ओमेगा टी है या sin ओमेगा टी है, कुछ इस तरह से आते हैं। तो अगर इन दोनों को भी, अगर ये दोनों भी एक ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तब भी जो इनका एम्पलीट्यूड होगा, टोटल एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इससे भी इसी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इफ अ प्रोजेक्टाइल लॉन्च स्पीड इज डबल, हाउ डज इट मैक्सिमम हाइट चेंजेस एज्यूमिंग द लॉन्च एंगल रिमेन कांस्टेंट। देखिए ये आया है प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज सिंपल मोशन वाला जो चैप्टर है उसी में आता है 2D मोशन, तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास है तो वहीं से आया है। अभी कहना है स्पीड इज डबल, अगर लॉन्च की स्पीड यानी इनिशियल स्पीड डबल कर दी जाए। अब मैं प्रोजेक्टाइल स्पीड में आपको कुछ बता देता हूँ कुछ चीजें, जैसे कि यहां से हमने प्रोजेक्टाइल किया, ओके यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्टाइल किया, तो इनिशियल जो स्पीड होती है वो u होती है, और इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है u sin थीटा दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, और एक होता है u cos थीटा दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रिमेन सेम, ये सेम रहता है, और जो sin थीटा होता है वो हर एक जगह पे चेंज होता है। इतनी बात क्लियर। अब जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है ये, जो बिल्कुल इसके सेंटर पाथ पे होती है मैक्सिमम हाइट। यहां तक जाने का जो टाइम होता है वो पूरे टाइम रेंज का आधा होता है, अगर पूरा टाइम t है तो ये होगा 2t, ठीक है, कितना हो जाएगा 2t। तो t जो होता है, ये जो t होता है हाफ में हाइट तक जाने का वो क्या होता है, कैपिटल T/2 होता है। ये चीज क्लियर होगी। ओके अब हम समझते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है अगर लॉन्च की स्पीड को डबल कर दिया जाए और जो थीटा एंगल है जिससे ये प्रोजेक्टाइल हुआ, अब वो उसको कांस्टेंट रखा जाए, उसी मतलब उसी एंगल पे दोबारा से
डबल स्पीड के साथ प्रोजेक्टाइल किया जाए तो हाइट में क्या चेंज आएगा। तो हमें कुल मिला के बताना है कि हाइट में और इनिशियल स्पीड में क्या चेंज होता है। तो हाइट का फॉर्मूला देख लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर को साइन स्क्वायर, तो हाइट का फॉर्मूला देखते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब हमें पता है यहां पर हमें किस चीज को देखना है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को देखना है। तो हमें ये पता लगता है कि जो h है वो यू स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर, तो h डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2u स्क्वायर। भाई एच डैश जो मुझे बताना है डबल वेलोसिटी पे, तो एच डैश मान ली, तो एच डैश विल बी 2u स्क्वायर, देन एच डैश विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 इंटू यू स्क्वायर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ दैट एच डैश विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 इंटू एच, यानी कि हाइट क्या हो जाएगी, क्वाड्रपल चौगुनी हो जाएगी। हाइट क्या होगी, 4 गुना हाइट हो गई। सो बी इज द करेक्ट आंसर। यानी वेलोसिटी डबल करते ही लॉन्च एंगल को सेम रखते हुए अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो हाइट क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके 43। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। कौन सा विकिरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। 44th क्वेश्चन है ये। कौन सा विकिरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, विच इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्फा रेज, गामा रेज, एक्सरे और अवरक दैट इज इंफ्रारेड रे। देखिए अगर हम बात करें गामा रेज, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सिर्फ एक अल्फा रेज होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अल्फा जो रेज होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती। इसके अलावा जो ये रेज उन्होंने बताई है सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती हैं। और इसमें और चीजें और कौन कौन सी हैं, इसमें देखो रेडियो वेव भी आएंगी, माइक्रोवेव भी आएंगी, और हमारी जो एक तरह से लाइट है, ठीक है, जो लाइट रेज हैं वो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। हाइड्रोजन के लिए बोहर की पहली कक्षा की त्रिज्या आर है, बोहर की दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। हाइड्रोजन के लिए ने पहली बोहर कक्षा की त्रिज्या दी है, दूसरी की हमें बतानी है कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल एन स्क्वायर इंटू आर। ये होता है फॉर्मूला, आर एन इज इक्वल एन स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। अब हमें यहाँ से एक चीज देखनी है कि एन कितना है। हमें पता है एन जो है, इसने कहा दूसरी कक्षा की त्रिज्या बतानी है, तो एन बराबर क्या है 2 है। सेकेंड ऑर्बिट की हमें बतानी है, तब हम क्या रखेंगे, आर ऑफ 2, आर ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट विल बी 2 स्क्वायर इंटू आर, दैट विल बी 4r। तो r2 क्या हो जाएगी, 4r हो जाएगी, यानी कि पहली कक्षा से 4 गुना हो जाएगी। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। What is the series of line produced in the visible region in the atomic spectrum of hydrogen core? ये कहने हैं कि जो सीरीज ऑफ लाइन विजिबल रीजन में होती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में जो सीरीज ऑफ लाइन होती है उसको क्या कहते हैं। बामर सीरीज कहते हैं, पाषाण रेंज कहते हैं, या पाषाण सीरीज कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं। बामर, पाषाण, लाइमन और ब्रैकेट, इन चार में से क्या है जो विजिबल रीजन में होती है। तो फ्रेंड्स जो विजिबल रीजन में होते हैं उसे कहते हैं बामर, उसे क्या कहता है, बामर सीरीज। दिस इज इन विजिबल रीजन। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो बाकी होती हैं वो एक बार बता देता हूँ। देखो लाइमन जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, ठीक है। बामर हमारी विजिबल रीजन में है, और इसकी जो एक तरह से हम ये कहते हैं वेवलेंथ जो होती है 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7000 एंगस्ट्रम तक होती है। विजिबल रीजन की जो रेंज होती है वो 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7000 एंगस्ट्रम तक की वेवलेंथ इसमें होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमें पता लग गया जो सबसे कम है वो तो अल्ट्रावायलेट, फिर आई विजिबल, और उससे ऊपर की जो चलती चली आएंगी वो इंफ्रारेड चलती चली जाएगी। पाषाण भी इंफ्रारेड है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड है, फुंड भी इंफ्रारेड है। बस इनमें इंफ्रारेड थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा ऊपर तक बढ़ता चला जाएगा। फ्रेंड्स ये चीज याद रखना कि देखो लाइमन से शुरू करो, लाइमन बामर, लाइमन अल्ट्रावायलेट, बामर विजिबल, उसके बाद सारी इंफ्रारेड, इससे ऊपर जितनी भी आएंगी सारी इंफ्रारेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। एक 100 ओम प्रतिरोधक जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है उसे 27 डिग्री सेल्सियस स्थिर ताप पर हीटर में पंक्तिबद्ध किया गया है। एक प्रतिरोधक में एंट्रोपी उत्पन्न होने की दर है। ये कहना एक प्रतिरोधक है जिसे एक हीटर में लगा दिया और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 27 डिग्री सेल्सियस स्थिर ताप पर है। ओके, अब इससे बताना है कि इससे कितनी एंट्रोपी उत्पन्न हो रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक एंट्रोपी का आपको देखने को मिला होगा। आज तक एंट्रोपी का क्वेश्चन तो नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी जब आ गया तो सॉल्व तो मैं कराऊंगा ही, और फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा। याद रखना कभी आ जाए तो निकाल सकते हैं। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt इज इक्वल P अपॉन T। अब यहाँ पे ds क्या है, ds इज चेंज इन एंट्रोपी, ds इज
चेंज इन एंट्रोपी, जो एंट्रोपी में चेंज है। और dt क्या है, dt क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम ये वाला। p क्या है, p है पावर जो हमें निकालनी है। t इज इक्वल है टेम्परेचर नॉट द टाइम, यहाँ t क्या है, टेम्परेचर है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। और टेम्परेचर भी हमें किस में रखना है, टेम्परेचर इन केल्विन, क्योंकि कभी भी अगर हम केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो टेम्परेचर को किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। ओके ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें ये सारी चीज़ें पता लग गई। अब हमें ये देखना है कि पावर कितनी है। तो पावर का फॉर्मूला देखो, पावर या तो हम निकाल सकते हैं डब्ल्यू अपॉन टी से, लेकिन यहाँ डब्ल्यू नहीं है हमारे पास, एक तो एम्पियर है और एक रेजिस्टेंस है। तो हमें फॉर्मूला पावर का वही लगाना पड़ेगा जिसमें एम्पियर और रेजिस्टेंस हो, दैट इज आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से पहले पावर ही निकाल लो अलग से, आई स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, 1 एम्पियर की करंट है, और आर क्या है, 100 ओम का रेजिस्टेंस। तो पी इज इक्वल कितनी आ गई, पी इज इक्वल आ गई 100 वाट। तो सिंपल सिंपल सा पावर तो आ गई। अब बात करते हैं चेंज दैट इज टेम्परेचर की, टी की बात करते हैं। टी क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो 273 और प्लस कर दो जो कि हो जाएगी 300 केल्विन। ये हमारा टेम्परेचर आ गया। तो अब ds अपॉन डी टी निकाल दो फटाफट से। ds अपॉन डी टी दैट इज एंट्रोपी की दर। दर क्या होता है, देखो दर का मतलब क्या होता है, देखो ds क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, dt क्या है, चेंज इन टाइम। तो जब भी किसी चीज को आप टाइम के साथ डिवाइड करते हो, चेंज इन टाइम के साथ डिवाइड करते हो, तो वो उसकी दर हो जाती है। ओके उसकी क्या बन जाती है, दर बन जाती है। तो यहाँ पे ये एंट्रोपी की दर हो गई, एंट्रोपी उत्पन्न होने की दर या एंट्रोपी बनने की दर, कुछ भी आप कह सकते हो। तो एंट्रोपी की दर हो गई। ओके तो इट विल पी अपॉन टी। तो पी की वैल्यू कितनी है 100, टी की वैल्यू कितनी है 300। इट विल बी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.33, 0.33। सो आंसर विल बी ए, 0.33 जूल केल्विन इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आगे एंट्रोपी की दर। अब इसमें एक चीज और है, और क्या चेंज आ सकता है, चेंज ये आ सकता है, देखो एंट्रोपी उत्पन्न होने की दर हो गई, ये हमें पता लग गया। अगर वो समय भी दे दे कि इतने समय में कितनी एंट्रोपी उत्पन्न हो रही, तो आप क्या करोगे, dt की जगह भी चेंज इन टाइम रख दोगे, और तब इसमें आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला मत भूलना, फॉर्मूला बड़ा अच्छा है, यूनिक है, आपको मिल जाएगा कहीं क्वेश्चन, तो आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 है, एक अपवर्तक लेंस दो पतले लेंसों के संपर्क से बनता है जिनकी क्षमता 12D एंड -8D है। इस युग्म की फोकस दूरी बतानी है। फ्रेंड्स मैं ये चीज आपको जब टीजीडी वर्सेस पीजीडी की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी बता चुका था कि अगर दो लेंसों का कॉम्बिनेशन है तो वो बहुत बेसिक वाला हमारे पास है, जिसमें जनरली हमें या तो पावर बतानी है या उस लेंस युग्म की हमें फोकस दूरी बतानी है या टोटल पावर बतानी है, बस इतना है। उससे बनने वाले इमेज हमें नहीं बतानी, उससे बनने वाली इमेज हमें नहीं बतानी, माइक्रोस्कोप भी हमारे पास नहीं है, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें पावर और पावर से फोकल लेंथ हमें इसमें बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सोचें कि सर दो लेंसेज आपने मना कर दिया था, वो नहीं नहीं, ये पावर से रिलेटेड है। इसमें हमें क्या बताना है कि दो लेंस है उनकी पावर कितनी होगी टोटल, और फिर उससे फोकल लेंथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला होता है P1 इज प्लस P2, P1 प्लस P2 होता है। तो यहाँ P1 कितना है, P1 12 है दैट इज 12D, और P2 कितना है -8D। तो यहाँ टोटल पावर कितनी आ गई, टोटल पावर हो जाएगी 4D। ये हमारी टोटल पावर आ गई। हमें क्या बताना है, हमें फोकस दूरी बतानी है। अगर पावर बताते तो 4D आंसर हो जाता, हमें बतानी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल होता है 1/f इंटू मीटर में। ध्यान देना 1/f इन मीटर में, या फिर होता है 100/f जब आपको f सेंटीमीटर में दिया हो। तो क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर के आंसर है तो मैं यूज करने वाला हूँ 100/f वाला। तो P इज इक्वल 100/f होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 100/P। ये वाला फॉर्मूला मेरा यूज हो जाएगा। ठीक है, F किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि 100 रखा हुआ है। तो इट विल बी 100/4 इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। सो कौन सा आंसर आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर, ए आंसर आ गया। अब ध्यान दो माइनस का कब आता, माइनस का तब आ सकता था या तो हमारा 12D वाला माइनस का होता और 80D वाला प्लस का होता, तब आ सकता था, तब माइनस का आ सकता था। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आया, प्लस आया है। टोटल पावर P1 प्लस P2 से ही निकालनी है, चाहे कोई एक लेंस माइनस में हो चाहे प्लस में, चाहे दोनों माइनस में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 48 क्वेश्चन हुए। अब चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। 49 क्वेश्चन भी रिलेटेड समथिंग लेंस से रिलेटेड ही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 2f that is twice the focal length from a convex lens what type of image is formed। ये कह रहे हैं जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस से 2f फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। लेंस वाला मैं पूरा का पूरा क्लियर करा चुका हूँ,
ठीक है, अगर आपने ट्यूटर बैच लिया होगा तो आपको पता होगा, क्लासेस हो चुकी हैं, लेंस की सारी इमेज फॉर्मेशन मैंने करा दी है। और वैसे भी अगर आप देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर भी हमारा लाइट वाला चैप्टर है, उसमें लेंसेज के जितने भी इमेज डायग्राम है वो सारे मैंने बनाए भी हैं और आपको क्लियर कराए भी हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा हुआ होता है फ्रेंड्स, ये वाला कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो ये वाला लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसका f यहाँ मान लो और 2f यहाँ पर मान लो, यानी कि डबल ऑफ द फोकस। इधर भी एक f होती है और उसकी 2f मान लो यहाँ पर है। ये मानते हैं f1 2f1, ये मानते हैं f2 2f2। ऑब्जेक्ट किसी भी साइड रख सकते हो, क्योंकि उसने 2f लिखा ना, तो f1 f2 नहीं, किसी भी साइड ऑब्जेक्ट रख लो। उसने पूछा है कि प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार का बनता है, कहाँ बनता है ये तो पूछा नहीं, लेकिन किस प्रकार का बनता है ये पूछा है। लेकिन हाँ, आपको दोनों चीज बताता हूँ कहाँ बनता है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो उसकी जो इमेज होती है वो भी 2f पर ही बनती है। कहाँ बनती है, 2f पर ही बनती है, ये ध्यान दो। क्योंकि जो पैरेलल लाइन आएगी वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी फोकस से, और जो फोकस से अगर मैं निकाल दूं कोई लाइन या फिर मैं निकाल दूं पॉल से, तो वो क्या चली जाते हैं, वो सीधी चली जाती है। और जहां ये दोनों लाइन क्रॉस करेंगी दैट इज यहाँ, वहां इमेज बन जाती है, ये ऑब्जेक्ट वो इमेज। तो 2f वाली जो इमेज बनती है वो 2f पर ही बनती है। लेंस के एक साइड ऑब्जेक्ट होता है, दूसरी साइड हमारी इमेज बनती है, तो 2f वाली इमेज 2f पर ही बनती है। अब मेरी बात सुनो, अगर u बराबर v है, अगर u बराबर v है, दैट इज जो मैग्निफिकेशन आएगा वो एक आएगा इस केस में। समझो, पूरी नॉलेज रखो अपने पास, हर तरह का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ तो। दी सारी चीज अगर टिपिकल क्वेश्चन आ जाए तो क्या है, तो भी तो देखो, हमें पता है लेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन यू होता है। अब यहाँ पे हमें पता है v जो है प्लस का है, v माइनस का है, मैग्निफिकेशन आ गया 1, कोई बात नहीं, मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, जब मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आई। एक बात तो ये क्लियर है, एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात है, रियल जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड हमेशा, तो ये इन्वर्टेड इमेज है तो ये कह सकता हूँ रियल है। तो इमेज कैसी हुई, ध्यान से सुनना आप, इमेज हुई रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो चीज बनती है हमारे इमेज डायग्राम जो हमें पता होना चाहिए। और साथ में मैग्निफिकेशन आया 1, दैट इज जो हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हाइट ऑफ इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब जो बनाया वो बिल्कुल समान आकार बना है, वस्तु के समान आकार का। तो कौन सा आंसर इसमें से सही है, सी इज द करेक्ट आंसर, रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड द सेम साइज। ओके, अब चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परिपथ ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। फ्रेंड्स, समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। रेजिस्टेंस के डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट डायग्राम से आप ये चीजें क्लियर कर लेना, ठीक है। चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो, अब इनको आप चाहो तो नाम दे दो, नंबर दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। मैं इनको नंबरिंग दे देता हूँ। ये मान लेता है R1, ये मान लेता है R2, ये मान लेता है R3, ये मान लेता है R4 और ये मान लेते हैं R5। ये इतने सारे हमारे रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस है। इसका टोटल निकालना है ए और बी के बीच के कितना इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो पीछे वालों को सॉल्व करो, R4 एंड R5 को। R4 एंड R5 अगर मैं सीधा करता हूं तो ये एक सीरीज कनेक्शन में है। कैसे में, सीरीज कनेक्शन में। तो पहले R4 एंड R5 का टोटल निकाल लो। तो मैं ये मान के चलता हूं दैट R4 एंड R5 का जो टोटल रेजिस्टेंस है R डैश विल बी R4 प्लस R5 बिकॉज दे आर इन सीरीज कनेक्शन। किस में है ये, सीरीज कनेक्शन में। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 2 दैट इज 4 ओम का इसमें रेजिस्टेंस हो गया इजीली। अब ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस हुआ तो इसका मतलब वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पर आ गया। 4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया है, 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। अब ध्यान दो, 4 ओम का रेजिस्टेंस और 8 ओम का, ये दोनों पैरेलल में आ गए। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। दैट विल बी, इसको R डैश नहीं मानते, इसको R6 मानते हैं, या R6 मान लेते हैं। तो R6 बराबर 4 ओम आ गया। अब हमें पता है R6 एंड R8 आर इन पैरेलल। ये किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसे निकालता है, 1/R9 मान लो। 1/R9 विल बी 1/R6 प्लस 1/R8 दैट विल बी 1/4 प्लस 1/2। सॉरी, R8 नहीं है भाई, R2 है ये, R2 वैल्यू उसकी 8 है लेकिन वो R2 है। ओके, 8 दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ 8 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3, 3/8। तो R9 विल बी 8/2।
3 दैट विल बी इक्वल टू 2.67 ओम। ये आ गया R9 दैट विल बी। अब हमारे पास केवल 3 रेजिस्टेंस बचते हैं, एक R1, एक R3 और एक R9। तो टोटल रेजिस्टेंस अब कितना हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों आएंगे सीरीज में। किसमें आएंगे तीनों? सीरीज में। दैट विल बी 1 + 2 + 2.67। ये R1 है आपका। टोटल RT बराबर क्या होगा? R1 + R2 + R9, क्योंकि अब वो R9 वाला यहाँ 8 वाले के बजाय यहाँ R9 वाला सीरीज में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5.67 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 5.67 ओम। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए एक और टॉपिक की वीडियो है जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप के कनेक्शन जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वो सॉल्व कराए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। पॉसिबल होगा कि आपको सारे कनेक्शन समझ में आ जाएंगे किस किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 51 पर। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने पर विद्युत तीव्रता का मान होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आया है। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, वीडियोस चैनल पर अपलोड है। क्या चीज बतानी है, कैसे निकालनी है, वो समझते हैं पहले। देखो, इन्होंने कहा किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने पर विद्युत तीव्रता का मान बताना है। बस इतनी सी इसकी कहानी है, इससे बड़ी कहानी नहीं है। तो एक बात समझ में आती है कि सबसे पहले ये बताओ विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, तभी तो हम कुछ निकाल सकते हैं। विद्युत तीव्रता E बराबर होता है F/Q। F/Q, बस इतना सा फॉर्मूला होता है। यहाँ F क्या है? बल। Q क्या है? चार्ज। F है बल, Q है चार्ज। ओके, अब ये कह रहे हैं प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है। ओके, बल कितना लगाया? उसने कहा उसके भार के बराबर, यानी प्रोटॉन के भार के बराबर। सो व्हाट इज द वेट ऑफ प्रोटॉन? कोई मुझे बता सकता है वेट ऑफ प्रोटॉन? अब उनके लिए 21 तोपों की सलामी जिन्होंने ये सोचा कि सर 1.672 इंटू 10⁻⁻27 होता है। फ्रेंड्स, ये जो होता है ना, ये मास होता है, वेट नहीं होता। वेट क्या होता है? मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m/g होता है। ठीक है, तो जिसने ये सोचा था कि वेट दिया हम इजीली कर लेंगे, इतना फोर्स लग जाएगा, नहीं जी। फोर्स जो होता है वो होता है हमारा सिंपल मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। वेट भी यही होता है, फोर्स भी यही होता है। ओके, तो ये होगा वेट, ना कि सिर्फ मास से। तो इतना हमारा इसका वेट आ गया। तो E बराबर कितना हो गया बताओ? E बराबर हो गया 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻27 मल्टीप्लाई 9.8 और डिवाइडेड बाय कर देंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन से, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मुझे तो काफ़ी सारी कैलकुलेशन इसमें बहुत इजी लग रही है और आंसर देखना पड़ेगा क्योंकि आंसर काफ़ी क्लोज्ड है। बस पावर का चेंज है, पावर से ही हम आंसर को जनरली निकाल पाएंगे। देखो, पावर में काफ़ी चेंज है, बस पावर का देख लो, आंसर जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं 1.672 इंटू 9.8। तो अगर मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 10 लिख लेता हूँ। 9.8 को मैंने अप्रोक्स कर लिया 10, ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन में। और ये हो गया 10⁻19 ऊपर, अपॉन रह गया 1.6। तो E इज इक्वल कितना रह जाएगा? पावर को पहले सॉल्व कर लो, -27 + 19। ठीक है, -27 + 19 कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो गया 1.67 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 1.6 विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1.04 इंटू 10⁻⁻7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सो द आंसर विल बी, आंसर कितना हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अभी आएगा वोल्ट पर मीटर में। ओके, वैसे तो आना चाहिए न्यूटन पर कूलम में, यहाँ वोल्ट पर मीटर लिख रहा है, वैसे न्यूटन पर कूलम में इसका आंसर आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो क्या आंसर आएगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मूल कण कहते हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है। ये कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर नॉन एज द टू बेसिक पार्टिकल्स, दे हैव बीन क्लासिफाइड एज। प्रोटॉन हेड्रॉन है और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है। प्रोटॉन इज हेड्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज लेप्टॉन। प्रोटॉन लेप्टॉन है और इलेक्ट्रॉन हेड्रॉन है। प्रोटॉन इज लेप्टॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज हेड्रॉन। बाध्य प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हेड्रॉन है। दैट बाउंड प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर हेड्रॉन्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों लेप्टॉन्स हैं। दैट बोथ आर लेप्टॉन्स। कौन सा सही है? तो फ्रेंड देखो, हेड्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा मैंने इसमें बताया है आपको रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में, जब हम बाइंडिंग एनर्जी वगैरह करते हैं, क्योंकि उसी में इन्हें तोड़ना पड़ता है, तभी हमारी ये कंडीशंस आती हैं। न्यूक्लियॉन्स, हेड्रॉन, लेप्टॉन्स क्या होते हैं वो।
दैट हमारे प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन है दोनों के दोनों मिला के इन दोनों को कहते हैं हेड्रॉन्स। क्या कहते हैं? हेड्रॉन्स। एक्चुअली हेड्रॉन्स कहते भी नहीं, ये हेड्रॉन्स के ही पार्ट है, एक तरह से हेड्रॉन के ही पार्ट हैं। अब एक चीज क्लियर होगी, और इन्हीं दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब नाभिक के कण। न्यूक्लियॉन्स मतलब नाभिक के कण, क्योंकि इन दोनों से मिलकर के नाभिक बनता है। तो अगर न्यूक्लियॉन्स की बात आ जाए तो वो भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं, और अगर हेड्रॉन्स की बात आ जाए तो वो भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं। इतनी बात क्लियर। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लेप्टॉन्स। इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? लेप्टॉन। ओके फ्रेंड्स, तो ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन हेड्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात आती तो दोनों हेड्रॉन और इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। व्हीटस्टोन के मीटर ब्रिज के बाएं और दाहिने गैपों में 1 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया गया है। अब दोनों गैपों के प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया गया है। नई संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया गया है। तब ये कहना है टू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm एंड द 4 ohm आर कनेक्टेड इन द लेफ्ट एंड राइट गैप्स ऑफ द व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। द बैलेंसिंग लेंथ इज L is noted. Now the resistance are interchanges in the two gaps. Then the new balancing length is L is noted and then इनमें से बताना है कौन सी कंडीशन सही है। तो कुल मिला के स्मॉल एन और कैपिटल एन निकालना है। फ्रेंड्स, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का फॉर्मूला और इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं ये मैं आपको करा चुका हूं। ओके फ्रेंड्स, बात शुरू करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, मीटर ब्रिज का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज R अपॉन S इज इक्वल L अपॉन 100 माइनस L। यहाँ R एंड S क्या है? दीज आर द टू रेजिस्टेंसेस, जिनमें से जनरली एक दिया जाता है, एक बताना होता है अगर लंबाई दे रखी है तो, या फिर दोनों डिस्टेंस देते हैं तो ये जो लेंथ है ये बतानी होती है। अब इसे 100 माइनस L क्यों किया ये मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो वायर होती है, एक ही वायर के दो पार्ट किए जाते हैं, जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज एक R में और एक S में। ये उसका रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देता है कि एक रेजिस्टेंस R हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया S। टोटल लेंथ होती है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर की होती है, टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। तो 100 में से जितना पार्ट R के पास गया वो तो हमने मान लिया L, तो S के पास कितना बचा? 100 माइनस L, दैट्स इट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन उसने कहा कि 1 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस है, तो 1 और ओम 4 ओम का रेजिस्टेंस था, तब जो संतुलन लंबाई थी वो थी स्मॉल l, तो 100 माइनस L हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके आप L को निकाल सकते हो, दैट विल बी 100 माइनस L विल बी इक्वल टू 4L, 100 इज इक्वल 5L, तो स्मॉल l विल बी 20। L कितनी आ गई? 20 आ गई। 20 सेंटीमीटर, ये जो भी दिया गया हो वो यहाँ दिया ही नहीं तो रीडिंग छोड़ दो, 20 आ गई। ठीक है, सेंटीमीटर ये लिख लो क्योंकि जो 100 होता है वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होता है। ओके, एक आगे एक केस। अब दूसरे केस में उसने कहा नाउ द रेजिस्टेंस आर इंटरचेंजेस बिटवीन द टू कैप। उन्होंने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि जहाँ R था 1 ओम का, वहां पे लगा दिया 4 ओम का, जहाँ S था 4 ओम का, वहां लगा दिया 1 ओम का। अब जो लंबाई हो गई वो L हो गई। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो जो लेंथ होगी वो भी तो चेंज हो जाएगी ना। जो लेंथ होगी, संतुलन लेंथ, दैट इज बैलेंसिंग लेंथ, वो भी चेंज हो जाएगी। तो ये हो गई कैपिटल L। तो अब यहाँ से कैपिटल L निकाल लो, दैट विल बी 100 माइनस L इंटू 4 इज इक्वल L। 400 माइनस 4L इज इक्वल L, तो यहाँ से क्या हो गया? 400 इज इक्वल 5L, तो L इज इक्वल कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें ऑप्शन बनाने हैं कि L तो आ रहा हमारा 20, कैपिटल L आ रहा बना हमारा 80। तो सबसे पहला ऑप्शन है दैट स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज इक्वल 1/4। तो हम ये करके देखते हैं, 20 अपॉन 80 दैट इज 1/4। तो ये तो सही आया, इट इज द आंसर। स्मॉल l बराबर कैपिटल L, ये भी नहीं है। मैं आपको बाकी ऑप्शन भी करके दिखाता हूँ। कैपिटल L माइनस स्मॉल l 69 नहीं जी, 60 है। भाई कैपिटल L में से स्मॉल l घटाऊंगा 60 आएगा, 80 में से 20 जाके 60। तो स्मॉल l माइनस कैपिटल L विल बी 60। ये गलत है क्योंकि स्मॉल l में से कैपिटल L माइनस करूंगा तो माइनस के 60 आएगा ना कि प्लस के, तो ये गलत हो गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा करेक्ट आंसर इसमें आता है। तो फ्रेंड ये फॉर्मूला याद रखना, मीटर ब्रिज के केस में फॉर्मूला ही लगेगा और इसी से आपका काम बन जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। केपलर के ग्रहों के गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की समय अवधि T के सीधे अनुपातिक है। ओके, केपलर्स के लॉ मैंने पढ़ा है।
तो केपलर्स के लॉ में इन्होंने कहा कि आपको ये बताना है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह की जो समयावधि होती है वो किसके अनुपाती होती है। ये जो है केपलर्स का थर्ड लॉ वो होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ए क्या है, ए है ग्रह को मिलाने वाली रेखा, ए है ग्रह को मिलाने वाली रेखा, जो भी सेंटर पॉइंट होता है सूर्य का वहां से लेके ग्रह को मिलाने वाली रेखा। तो जो टाइम होता है, टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है, ए की थर्ड पावर के। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ टी से पूछा है, टाइम पीरियड टी से, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ टी बराबर ए की पावर 3 की पावर 1/2। सो टी विल बी इक्वल टू 3/2। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 3/2 के, ए टू द पावर 3/2, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो फ्रेंड्स, फॉर्मूला तो हमें ये पता था टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। पूछा क्या उसने, टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए टू द पावर 3/2। यही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा था और यही चीज़ें आपको सीखनी भी हैं ताकि आप गलतियां ना करके आओ। अब जनरली हम क्या करके आते हैं, हम डी वाला आंसर लगा के आते हैं, क्योंकि हमें तो ये पता है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है, हमने तो बाकी पढ़ा ही नहीं था। जबकि उसने किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है, टी के, नॉट टी स्क्वायर के। क्वेश्चन नंबर 55, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाह का निर्माण होता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर। एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स एम्पियर से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो देखो मैं आपको इसके लिए पूरा फॉर्मूला बता देता हूँ। आई इक्वल क्या होता है, आई इक्वल होता है क्यू अपॉन टी, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। आई इक्वल एक और चीज होती है एन ई अपॉन टी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टी। तो अब यहाँ से एक एम्पियर है, एक एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि जितना चार्ज आ रहा है, ठीक है, उससे डिवाइड कर लो। तो एन बराबर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, आई इंटू टी अपॉन ई, आई इंटू टी अपॉन ई, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आई कितना है, एक एम्पियर बताना है, ठीक है। टाइम कितना दिया, टाइम नहीं दिया तो 1 सेकंड मान लो, 1 सेकंड। और चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। और वैसे ही याद रखना एक एम्पियर में इतना चार्ज होता है, ठीक है, एक एम्पियर में इतना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं 1 एम्पियर के करंट में 1 सेकंड के अंदर। अब इसका मतलब एक और है, 1 कूलम का चार्ज अगर हम बात करें ना, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1 कूलम का चार्ज, ओके। एंड जो ये करंट आया, इसका मतलब अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में, तो इसका मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास हो गए 1 सेकंड के अंदर, इतने इलेक्ट्रॉन भाग गए वहां से, तब 1 एम्पियर का करंट पास हुआ है। एक चीज और, इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी ध्यान देना, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को कहते हैं, दैट इज Q इज इक्वल N इंटू ई, ये है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। अपवर्तक सूचकांक म्यू इज इक्वल 4/3 वाले पदार्थ के एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 15 डिग्री है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या है। फ्रेंड्स न्यूनतम विचलन कोण प्रिज्म का बताने के लिए आता ही है, प्रिज्म का एंगल देते हैं, प्रिज्म का एंगल मानते हैं ए इज इक्वल 15 डिग्री इन्होंने दिया है, और अपवर्तनांक दैट इज म्यू इज इक्वल 4/3 दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना है, न्यूनतम विचलन कोण दैट इज डेल्टा एम बताना है। तो डेल्टा एम का फॉर्मूला होता है म्यू -1 इंटू ए। अब म्यू क्या है, 4/3 -1 इंटू ए दैट इज 15 डिग्री। तो डेल्टा एम बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, दैट इज डेल्टा एम, न्यूनतम विचलन कोण मिनिमम डेविएशन, दैट विल बी हो जाएगा 1/3 इंटू 15। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल 5 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। बस इतना ही इसका न्यूनतम विचलन कोण है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा एम इज इक्वल म्यू -1 इंटू ए, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। निम्नलिखित में कौन वस्तु की सभी स्थितियों में आभासी एवं सीधी छवि बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड द इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सभी पोजीशन में सीधी इमेज बनाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बात तो ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। अब वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए बात करता हूं। देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट का अगर हम केस करें, अगर हम केस देखें तो एक्चुअली में बना तो ये सब सकते हैं, लेकिन स्पेशल केसेस में बनाते हैं 2 मिरर। कॉनकेव मिरर कब बनाएगा ये मैं आपको बताऊंगा, कॉन्वेक्स मिरर कब बनाएगा ये भी बताऊंगा, और कॉन्वेक्स लेंस इन्होंने दिया है वो कब बनाएगा वो भी बताऊंगा। फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा सारी चीज, वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात कर रहा है। कॉनकेव मिरर केवल P
एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होने पर बनाता है। जब ऑब्जेक्ट का होना चाहिए हमारा पी एंड एफ के बीच में, तब जो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, ऑल पोजिशंस। कॉन्वेक्स मिरर से ऑल पोजिशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज बनती है। कैसी बनती है? स्मॉल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस में भी एफ एंड ओ दैट इज ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, केवल तभी कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, लेकिन वस्तु छोटी नहीं, वस्तु से बड़ी बनती है। कॉन्वेक्स लेंस में भी बड़ी ही बनती है, कॉनकेव मिरर में भी बड़ी ही बनती है। केवल कॉन्वेक्स लेंस में ऑल पोजीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और छोटी बनती है। सो कौन सा आंसर हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर एक और चीज़ बता दो, कॉनकेव मिरर का क्या केस है? कॉनकेव लेंस का क्या केस है? इससे क्या होगा? तो फ्रेंड्स इससे एक चीज़ और है, कॉनकेव लेंस से भी हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इन ऑल केस, इन ऑल केस। और छोटी भी बनती है, स्मॉल भी बनती है, लेकिन कॉनकेव लेंस का ऑप्शन यहाँ था ही नहीं, अदरवाइज दो ऑप्शन हो जाते, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। एक तल के लिए जिसकी कार्यफलन -1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थ्रेशोल्ड तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है, जिसमें वर्क फंक्शन और जो लाइट इमिट होती है, जो लाइट इंसिडेंट होती है, उस लाइट की एनर्जी वगैरह और उससे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास आती है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, इसमें भी 2-3 आ चुके हैं इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में, और एक ही आ गया। अब जो कार्यफलन होता है ना फ्रेंड्स, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है W0 इज इक्वल hc/λ0। यहाँ लैम्डा नोट क्या होता है? लैम्डा नोट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। साथ साथ एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे वेवलेंथ ना पूछ के अगर वो फ्रीक्वेंसी पूछता तो W0 इज इक्वल हो जाता h न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या हो जाती है यहाँ पर? न्यू नॉट, ये जो न्यू जीरो है ये क्या हो जाती? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना, एक ही चीज से रिलेटेड है। ओके, W0 इज इक्वल hc/λ0 या फिर इज इक्वल h न्यू नॉट। ओके, हमें क्या बतानी है? हमें वेवलेंथ बतानी है। तो यहाँ से लैम्डा नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा hc/W0। तो लैम्डा नॉट विल बी h और c अपॉन लैम्डा नॉट। ध्यान दो, आप चाहो तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू रखो, फिर c की वैल्यू रखो। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर h और c और खासकर वेवलेंथ जब एंगस्ट्रम में दी हो तो hc की वैल्यू ना रख के आप यहाँ पर रखो 12400, डिवाइड कर दो W0 से, जो भी उसके नीचे उससे डिवाइड कर दो। ये h और c की एंगस्ट्रम में वैल्यू है। किस में वैल्यू है? एंगस्ट्रम के लिए। किसके लिए वैल्यू है? एंगस्ट्रम के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, ये भी ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम के लिए ये इसकी वैल्यू है। ओके, क्योंकि W0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम हम इजीली रख सकते हैं। तो W0 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय W0 दैट इज -1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, दैट विल बी 1.3 से हम 12400 को डिवाइड करते हैं तो लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9538 एंगस्ट्रम के करीब। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करके इतना आएगा। अब इसमें से देख लो कौन सा आंसर है। तो देखो इसमें से अगर मैं देखो तो आंसर तो कोई सा भी नहीं है, आंसर नियर बाय है लेकिन इसमें से है कोई सा नहीं। फर्स्ट में 7000 है, सी में 8000 है, डी में भी 7000 के अप्रॉक्स है। बी इज द अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो 12400 एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा है ये याद रख लो, क्योंकि जनरली जो वेवलेंथ निकालने के लिए आती है वो एंगस्ट्रम में निकालने के लिए आती है, और जो हमारी ये कार्यफलन एनर्जी वगैरह दी जाती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाती है। अगर जूल में दे रखी है तो बात अलग है, फिर आपको सिंपल वो रखना ही रखना पड़ेगा। ओके, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। एक प्रकाश किरण की वायु में तरंगदैर्ध्य 7200 एंगस्ट्रम है। जिस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4 एंगस्ट्रम हो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा? तो अब की बार हमें वेवलेंथ दे दिए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम। ओके, ये किसका होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अगर हमें निकालना है
तो वैक्यूम में कितनी है या एयर में कितनी है डिवाइडेड बाय मीडियम में कितनी है। ओके, तो शॉर्ट में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू इज इक्वल लैम्डा इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ मीडियम। तो म्यू इज इक्वल एयर में कितनी थी 7200 एंगस्ट्रम, मीडियम में कितनी है 4000 एंगस्ट्रम। तो यहाँ से जब आप इसे डिवाइड करोगे 72/40 को, ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1.8। म्यूजिकल कितना आ गया 1.8 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। सी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो 2 से 3 दिन के अंदर मैंने आपको म्यू के ही इतने फॉर्मूले बता दिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इतने फॉर्मूले बता दिए कि आप इजीली इसे कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्रांतिक कोण अधिकतम होता है जब प्रकाश यात्रा करता है। इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्रेंड्स। ये बताना है कि क्रांतिक कोण मैक्सिमम कब होगा। द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। देखिए जब भी क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम की बात आ जाए, ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम जब होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो दो चीज़ों के बीच। तो अगर हम वाटर टू एयर की बात करें, वाटर टू एयर की बात करें, तो जो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है, एक का तो होता है 1.0, दूसरे का होता है 1.3, वाटर का 1.3 होता है। तो जब आप इसे यहाँ से डिवाइड करोगे तो जो साइन सी दैट इज एंगल आएगा, एंगल जो आएगा वो आएगा यहाँ से 48.75 डिग्री। ये सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, यानी कि हमारा क्या आया क्रिटिकल एंगल। अगर मैं ग्लास टू एयर का आपको बताऊं तो ग्लास टू एयर के लिए जो एंगल आएगा वो आएगा 41.81 डिग्री। गिलास टू वाटर के लिए बात करूं, सी जो आएगा वो आएगा 62.45 डिग्री। कुल मिला के हमें ये देखना है कि जिसके बीच का डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर हमें देगा। जिसका हमें रेशो सबसे ज़्यादा आएगी वही हमें करेक्ट आंसर देगा। और एयर टू वाटर तो भाई पहले वाले के रेसिप्रोकल है, उसका तो आप इजीली निकाल सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, ग्लास से पानी के बीच आ रहा है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, देखो वाटर का होता है 1.3 और ग्लास का होता है 1.5। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो विल बी मैक्सिमम अमॉन्ग दैम, इन सब में मैक्सिमम ही इसका आना है। तो जिसमें रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसी का जो एंगल सी होगा वो भी सबसे ज़्यादा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Li2 पॉजिटिव आयन और H परमाणु आयनिक ऊर्जा के बीच का अनुपात हमें बताना है। ये कहना है Li2 पॉजिटिव यानी लिथियम आयन है, ठीक है, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन है और H परमाणु की आयनिक ऊर्जा के बीच का अनुपात बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा दी नहीं है तो चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो चाहे जूल वाले से निकालो, किसी से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूं, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 13.6 एटॉमिक नंबर 1² ऑर्बिटल नंबर 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट विल बी इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हाइड्रोजन के लिए एनर्जी आती है वो तो 13.6 ही आती है। अब मुझे निकालनी है लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए। तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए हमें पता होना चाहिए कि जेड कितना होता है। लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए जो जेड है दैट इज एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, वो होता है 3। वो कितना होता है 3। और नंबर ऑफ ऑर्बिट हम निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले की। हम किसकी निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले की। जब नहीं दी गई है तो 1 रखो, दी गई होती तो उसी ऑर्बिट की निकाल दे। सो इट विल बी इक्वल टू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 तो बाहर है ही, तो E लिथियम 2 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू 13.6 इंटू 9/1। दैट विल बी, मैं ये लिख सकता हूँ लिथियम 2 पॉजिटिव की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इनका रेशो कितना आ गया, इन दोनों का रेशो कितना आ गया, लिथियम की एनर्जी अपॉन हाइड्रोजन के जो एनर्जी का रेशो आया वो कितना आया 9/1। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब देखो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं वो इसी में आती है कि एनर्जी में हमें देखना होता है कि Z²/n² रखें, रेडियस में क्या रखें, वो क्या रखें। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं पे लिख देता हूँ अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है इनकी, क्योंकि जनरली कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं आपके TGT का एग्जाम में। तो उसके लिए ध्यान रखो, देखो R के लिए होता है n²/z। ओके, वेलोसिटी आ जाए तो वेलोसिटी का होता है Z/n, E का होता है Z²/n
एन स्क्वायर। ये होता है ना फॉर्मूले, बाकी सारी चीजें लगभग सेम होती है, उन्हें छोड़ दो, मैं केवल फॉर्मूले बता रहा हूँ। जो चीजें चेंज होती है जनरली रेडियस के हिसाब से, वेलोसिटी के हिसाब से और एनर्जी के हिसाब से, एटॉमिक नंबर कब कितना और जो ऑर्बिट नंबर है वो कब और कितना। तो ये आर इक्वल होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। इसको कैसे याद रखिए? एन स्क्वायर ऊपर आएगा, जेड स्क्वायर नीचे आएगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला बताओ, रेंटोज, रेंटोज, RAN दैट इज रेन, टोज दैट इज 2 n की पावर 2 अपॉन जेड, रेंटोज। V इज इक्वल जेड अपॉन एन है, इसको सिंपली बोलो वजन। क्या बोल सकते हो? वजन, दैट इज वजन, ठीक है। और E के लिए हम बना सकते हैं, E के लिए हम बना सकते हैं इज्जत दो, इज्जत दो, यानी कि Z की 2 ना दो, n की पावर 2। तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमाइंड। ये सब चीजें आप याद रख सकते हो और आई होप कि यहाँ से कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। उत्तर दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। इन्होंने कहा कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बन रहा है, यानी इन्होंने मैग्निफिकेशन दे दिया, कितना दे दिया? 1/2। और दर्पण है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -1/u। ओके, और जो वस्तु की दूरी होती है वो दी है u बराबर 25 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 25। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, जो हम वस्तु की दूरी रखते हैं वो हमेशा नेगेटिव में रखते हैं। हम किस में रखते हैं? नेगेटिव। साइन कन्वेंशन नेगेटिव है। इस साइन कन्वेंशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो, लाइट वाली सर्च करो, ठीक है, आगे डालो लाइट चैप्टर दैट इज स्टेप अप क्लासेस, तो वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हो। u बराबर था -25। तो अब मैं m बराबर रख सकता हूँ -v अपॉन u, माइनस m की वैल्यू 1/2 माइनस वी एज इट इज और u की वैल्यू -25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर कितना हो गया? v बराबर हो गया 25/2 दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। ये तो आ गई v, ये तो आ गई वस्तु की दूरी। बतानी है फोकल लेंथ। अब हम फोकल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। साइन कन्वेंशन फ्रेंड्स बता चुका हूँ, जिसकी वैल्यू पता है उसके लिए साइन कन्वेंशन रखो, जिसकी वैल्यू नहीं पता उसके लिए मत रखो। तो 1/v, तो सबसे पहले बात करते हैं 1/v की। तो v कितना है? v है 12.5, लेकिन मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं लग देता हूँ 2/25। भाई v बराबर क्या आया था? 25/2 आया था, तो v की जगह मैंने 25/2 रखा, 2 ऊपर चला गया, दैट विल बी 2/25 प्लस 1/u, u की वैल्यू रखूंगा -25। अब v मैंने माइनस का क्यों नहीं रखा? इसका रीजन ये है, देखो यहाँ से अगर v माइनस का रखना होता ना तो माइनस का ही आता, मैग्निफिकेशन के थ्रू भी माइनस का ही आता, लेकिन प्लस का आ रहा है तो प्लस का ही रखूंगा। तो 1/f विल बी इक्वल 25 आ गया मेरा एलसीएम। ओके, 25 एलसीएम दैट विल बी 2 - 1, ये माइनस हो जाएगा ना, 2 - 1। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/25। तो f बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा इजी सा क्वेश्चन था, आ गया। ओके, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा अर्धायु का समीकरण कौन सा है? फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, अर्धायु का समीकरण जनरली पूछा जाता है। टी हाफ के लिए मैं बहुत सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, दैट इज एक फॉर्मूला बताता है 0.693 अपॉन लैम्डा, ठीक है। दूसरा फिर हमने सॉल्व करा तो हमारा आया टी हाफ इज इक्वल नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। ओके, अब की बार इन्होंने ये भी हटा दिया, कुछ नया दे दिया, तो कौन सा होगा इसमें से हमें बताना है। तो फ्रेंड्स इसके लिए फॉर्मूला बनेगा टी हाफ इज इक्वल 2.303 log बेस 10 ऑफ 2 अपॉन लैम्डा, ये हमारा बनेगा। सो कौन सा आंसर हो गया इसमें से देख के बता दो जल्दी से। बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, कुछ चीज़ों के फॉर्मूले ऐसे हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। निम्नलिखित में से कौन से जल अपघटन पर अमोनिया छोड़ देगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीज अमोनिया और हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस में कौन अमोनिया देगा, इसमें से हमें ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है बेंजामाइड, फिर है फॉर्मल्डिहाइड, फिर है एथिलमाइन और फिर है नाइट्रोबेंजीन। बेंजामाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एथिलमाइन और नाइट्रोबेंजीन, इनमें से कौन सा देगा? तो फ्रेंड्स अगर हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो इसमें से सिर्फ एक ही है जो दे सकता है, दैट इज
ए इज द करेक्ट आंसर, बेंजामाइड। अब बेंजामाइड क्या होता है? बेंजामाइड होता है बेंजीन के ऊपर अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होती है और एक होता है NH2। दिस इज कॉल्ड द अमाइड ग्रुप। और क्योंकि बेंजीन के साथ है इसलिए इसे कहते हैं बेंजामाइड। क्या कहते हैं? बेंजामाइड। और तो जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं पानी के साथ, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें से एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? COH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक बनती है अमोनिया गैस NH3। अब सिंपली ये हुआ, अगर आप देखो तो H2O को तोड़ो, H2O में से OH तो लगाओ कार्बन के ऊपर, NH2 हटा के, और जो H बचा वो दे दो NH2 को, NH3 बन जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से दो चीज और बनती है, इंपॉर्टेंट हो गई दोनों। एक तो बेंजोइक एसिड बना और एक बनी अमोनिया जो इन्होंने कही है। तो केवल बेंजामाइड इसमें से ऐसा होता है जो क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है, अमोनिया देता है। ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर को कीजिए, उसमें आपको ये रिएक्शंस मिल जाएगी। यहाँ से केमिस्ट्री क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। निम्नलिखित में से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की किसके साथ अभिक्रिया से बेंजल्डिहाइड अल्कोहल प्राप्त होता है? बेंजिल अल्कोहल इज ऑब्टेन व्हेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज रिएक्टेड विद। किसकी रिएक्शन से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं किसकी रिएक्शन से, हमें क्या पता क्या चाहिए? हमें चाहिए बेंजिल अल्कोहल। ओके, तो बेंजिल अल्कोहल जो इसमें बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक अम्ल के साथ बनेगा। किसके साथ? बेंजोइक अम्ल के साथ। रिएक्शन बता देता हूँ। रिएक्शन है जो बेंजोइक अम्ल होता है, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, प्लस जब इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है ना फ्रेंड्स, तो इसका होता है रिडक्शन, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है किसमें? अल्कोहल में, जिससे बनता है CH2OH, दैट इज बेंजिल अल्कोहल। क्या बनता है? बेंजिल अल्कोहल। सो only substance which give the benzyl alcohol is benzoic acid. D is the correct answer. तो friends, these are the chemical reaction which are most important। और chemical reactions के लिए आपको बता दूं, एक तो ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगी, सेकंड हर एक चैप्टर की वीडियो पड़ी हुई है इंडिविजुअल, उसमें आपको मिलेगी, और एक इनऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का भी टॉपिक है, उसमें भी काफ़ी सारी रिएक्शंस आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आप उन्हें ध्यान से देखना, करना अपनी प्रैक्टिस। और यहाँ तक मैंने करा दिए हैं 65 क्वेश्चन तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसमें मैं आगे 66 क्वेश्चन से कराऊंगा। तो मिलेंगे उसी में, तब तक के लिए गुड बाय।